तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड का 2021 में जो भी प्रश्न जो भी क्वेश्चंस पूछा गया था एग्जाम में प्रथम पाली में, सो उसका एक एक क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर कर दोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं, ठीक है। और पिछले कई दिनों से मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है बिकॉज मेरा एग्जाम चल रहा है। सो दैट्स वाई आई एम नॉट मेकिंग वीडियो फॉर यू। सो आफ्टर एग्जाम आई विल ट्राई टू मेक वीडियो फॉर यू with regularly, okay? So don't worry about this, okay? So without wasting any time we should get the point। and हम लोग का क्या बोल रहा है बिहार बोर्ड का 2021 में PYQ बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछा गया था मैथमेटिक्स का, तो एक एक क्वेश्चन का वीडियो एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे विद क्लैरिफिकेशन के साथ, ओके। सो इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बिहार बोर्ड के 2021 में प्रथम पाली में पूछा गया था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका क्या होगा, ओके। तो माध्यिका इसका क्या होगा, देखो इसका आंसर क्या होगा। इस सबसे पहले काउंट कर लो, ये जो भी है ना ये नंबर, इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में इसको सजा दो, ठीक है। तो इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, चलो हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3, 7, 8, सॉरी 3, 6 भी है, 3, 6, 7, 8, 9 है, 9, 10, 11 नहीं है, 12 है, यही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अरे 7 कैसे हो गया, 3, 5 छूट गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3, 5, ओके। तो 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो जब भी माध्यिका निकालने के लिए बोले ऐसे क्वेश्चन को, अगर उस सीरीज में अगर इवेंट नंबर है, सम संख्या आता है, जैसे कि देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सम संख्या आ गया ना। तो इस सम संख्या बोले तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला आता है माध्यिका निकालने का n+2वां पद प्लस n+2 + 1वां पद बटा 2, ठीक है। n क्या होगा, तो n वही संख्या होगा, कितना होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना। तो n की जगह पे हम लोग 8 रख देंगे। तो 8/2 बोले तो चौथा पद हो जाएगा, चौथा पद प्लस n/2 बोले तो 8 डालेंगे तो 2 से कटेगा तो 4 और 1 5, पांचवा पद बटा 2। तो ये क्या हो जाएगा, चौथा पद क्या है, तो 1, 2, 3, 4 7 है, और पांचवा पद 1, 2, 3, 4, 5, 8 है बटा 2। तो क्या हो जाएगा 8, 7, 15/2 बोले तो 7.5, ठीक है। 7.5 इसका आंसर होगा। तो इसमें से क्या है 7.5, ये रहा बी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले वाला का आंसर बी होगा। अब तो ये सम संख्या के लिए, बाय द वे तुम्हारे एग्जाम में अगर सम संख्या नहीं देकर अगर विषम संख्या आ जाए, मान लो यहाँ पे ये 12 नहीं है 7 रहता, तब क्या होता है इसका आंसर, तब उसके लिए फॉर्मूला याद रखना, वो होता है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला आता है माध्यिका निकालने का n/2 + 1वां पद, सॉरी n+1/2वां पद, बस इसके लिए यही याद रखना है, ठीक है। जब क्या हो n क्या हो विषम संख्या, जब भी तुम्हारा अगर n विषम संख्या है उसके लिए ये माध्यिका निकालने का फॉर्मूला, और सम संख्या हो तो n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटा 2, यही निकालने का फॉर्मूला है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 9, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, 9, 9 का बहुलक क्या है। तो ये सबसे इजी है, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कौन दिख रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो नंबर दिख रहा है वही इसका बहुलक है। बहुलक मतलब सबसे ज़्यादा, ठीक है। बहुलक का मतलब बहुलक से ही पता चलता है बहुत कौन सा नंबर है, इसमें 9 है, देखो 9 है ना, 1, 2, 3, 4 बार 9 आ रहा है, तो 9 क्या है, सही आंसर है इसका। चलो तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि वह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है, मतलब किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ये तो ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 27 कट जाएगा, ओके, 9 × 27 ये कट जाएगा, 35 कट जाएगा, 7 × 5 = 35, 56 कट जाएगा, 8 × 7 = 56, और देखो लेकिन 13 नहीं कटेगा, ठीक है। तो 13 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 13 नहीं कटेगा, इसलिए 13 इसका आंसर हो गया अभाज्य, ठीक है। तब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं बहुलक माध्यिका 9 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है और ये तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकता है। सो इसको देखते हैं कैसे बनता है ये।
देखो ये है ना, ये एक फॉर्मूला तुमको ध्यान में रखना होगा। अगर माध्य, माध्यिका और बहुलक में जब भी कोई रिलेशन संबंध दे दे उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसका एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य, यही फॉर्मूला होता है। माध्य माध्यिका बहुलक में ये संबंध होता है, यह संबंध को तुमको याद रखना होगा। बाय द वे, अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तुमको दिया हुआ है माध्यिका 9 दिया हुआ है और माध्य दिया हुआ है। किसी क्वेश्चन में बोल दे क्या कि बहुलक दे दे, माध्य दे दे, तो माध्य बोलेगा निकालने के लिए, इसमें कोई भी 2 देगा और बोलेगा एक तीसरा निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुलक 3 गुने माध्यिका कितना दिया हुआ है, तो माध्यिका 9 है तो 9 डाल देंगे, माइनस 2 गुने माध्य कितना है, तो माध्य इसमें 8.9 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 9 तिया 27 माइनस हो जाएगा 9 दूना 18 के 18 से लग 8 दूना 16 17, मतलब 17.8 आ जाएगा। इसको घटाओ 27 में से, 27 में से कितना 17.8 घटाना है, तो क्या होगा, घट के 0.0, 8 में 10 में से 8 गया 2.6, 9 बचेगा। देखो अरे देखो, हाँ ये क्या हो जाएगा, 27 में से कितना घटाएंगे, 17.8 घटाएंगे तो मेरा 9.2 आ जाएगा। तो 9 कौन है आंसर इसका, सी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा। देखो जब भी कोई भी 2 नंबर दे दे और उसका समांतर माध्य बोले, दोनों नंबर को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, तुम्हारा निकल जाएगा समांतर माध्य, ठीक है। तो इसमें क्या है 19 और 25 है, तो 19 और 25 का समांतर माध्य क्या जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 19 और 25 बटा 2, तो क्या जाएगा 9 5 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 44 बटा 2 बोले तो 22 इसका आंसर हो जाएगा। 22 है क्या, हाँ है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आगे का ये 5 क्वेश्चन सभी को समझ में आएगा, आई होप सभी को समझ में आएगा। और वीडियो पर नए तो प्लीज़ लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, और जितना पॉसिबल हो सके सभी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को सबको शेयर कर दो, अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो गाइस ये है अपन लोग का 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी घटना ई के लिए प्रायिकता होने की घटना प्लस नहीं होने की घटना। देखो ये प्रायिकता का फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। प्रायिकता का फार्मूला मतलब पीई का मतलब होने की प्रायिकता और पीई नहीं मतलब कि प्रायिकता नहीं होने की घटना। तो अगर प्रायिकता होने की घटना को प्लस के साथ जोड़ देते हैं प्रायिकता नहीं होने की घटना क्यों, तो ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है, मतलब कि प्रायिकता होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता इक्वल टू 1 होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और ये देखो ये है ना, ये वाला टर्म पीई नहीं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पीई डैश या पीई की पे बार दे सकते हैं या पीई पे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। इसका मतलब होता है नहीं, प्रायिकता नहीं होने की घटना, ठीक है। सीधे पीई लिखा रहेगा मतलब प्रायिकता होने की घटना, और प्रायिकता नहीं होने की घटना को इतने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक रहे इसके जगह पे, ठीक है ना, और प्लस होने की घटना तो इसके इक्वल टू में 1 हो जाता है, ठीक है। होने की घटना प्लस नहीं होने की घटना इक्वल टू 1 होता है, ये फार्मूला होता है, ये तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आ सकता है, ठीक है। सो इसको याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है 1। और 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो सिक्के को उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो तो ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, ये भी सेम। देखो तो इसके लिए सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा मतलब कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, कितना संभावना हो सकता है इस मतलब 2 सिक्के को उछालेंगे। तो देखो 2 सिक्के को उछालेंगे तो पहले पे हेड दूसरे पे भी हेड हो सकता है, पहले पे हेड दूसरे पे हेड हो सकता है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड हो सकता है, पहले पे टेल दूसरे पे टेल हो सकता है, मतलब इतना घटना हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमको पूछ कितना रहा है, तो बोल रहा है 2 शीर्ष, मतलब पहले वाले पे हेड और दूसरे वाले पे भी हेड कब आ सकता है। देखो तो यही होगा, यही वाला कंडीशन, ठीक है ना। तो यही कंडीशन बनेगा, पहले वाले पे हेड और दूसरे वाले पे हेड, मतलब दोनों पे शीर्ष आने की प्रायिकता, मतलब 2 शीर्ष। तो 2 शीर्ष क्या, जब हेड आएगा तभी तो 2 शीर्ष बनेगा, ठीक है। मतलब कि तुम्हारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 4 हो गया, 1 2 3 4, मतलब 4 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। और नंबर ऑफ इवेंट तुमसे पूछ क्या रहा है, तो 2 शीर्ष, 2 शीर्ष कितना हो सकता है एक बार, तो 1 और प्रायिकता इक्वल टू होता है फार्मूला नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब नंबर ऑफ इवेंट कितना है 1 और बटा में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 4, तो 1/4 बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है।
हो। और ये क्वेश्चन बैंक में सी दे रखा है, बोले तो 3/4। आई थिंक ये क्वेश्चन मतलब ये आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। हमको तो 1/4 ही आ रहा है, ठीक है। तो तुम लोग देख लेना, ठीक है, इसका आंसर 1/4 ही होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी हो तो सूर्य के उन्नयन कोण क्या होगा। देखो, तो इसको बनाने के लिए देखो सबसे पहले समझना जरूरी है, बिकॉज ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बोले तो ऊंचाई एवं दूरी का, ठीक है। तो इसमें जो बोल रहा है सिर्फ सबसे पहले इसको फिगर बनाओ, ठीक है, तभी समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, तो एक ऊर्ध्वाधर है खड़ा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, तो ये ऊंचाई है, कि छाया की लंबाई की इतनी गुनी है। तो मान लो इसका ये खड़ा है ऊर्ध्वाधर, मतलब कोई पिलर टाइप है, ठीक है ना, तो ये इसका कुछ ना कुछ छाया बनेगा, ठीक है ना। तो ये जो इसका ऊंचाई कुछ नहीं दिया हुआ है ना, इसमें ऊंचाई कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई x है, ठीक है। और ये जो छाया बन रहा है ना इसका छाया, वह ऊंचाई के क्या है √3 गुने x है, मतलब √3 गुनी है, ठीक है। तो ये अगर उस ऊंचाई x है तो ये कितना हो जाएगा √3x, और इसको मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। और मान लो यहाँ पे कहीं क्या है, सूरज है, तो इधर से पूछ रहा है तुम्हारा उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा थीटा निकालना है। अब देखो हमको सिर्फ P और B में ही बात करना है, हमको साइन कॉस ये सब नहीं लेने की जरूरत है, लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। हमको थीटा के सामने वाला P होता है, बगल वाला B होता है, तो हमको P और B में क्या रिलेशन जानते हैं, tan या cot का, ठीक है। तो हम लोग tan या cot किसी को भी ले सकते हैं, तो tan इक्वल टू लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या लेंगे, P/H बोले तो √3x बटा में x, bx हो जाएगा, तो x कटेगा तो कितना जाएगा, tan थीटा इक्वल टू, और √3 है तो √3 tan 60 डिग्री के बराबर होता है। देखो इधर भी tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, ओके। तो 60 डिग्री इसका बिल्कुल सही आंसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बोल रहा है 9 नंबर में क्या बोल रहा है, तो 9 नंबर में बोल रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, यदि a और b अभाज्य संख्या हो तो लसक क्या होगा। देखो अभाज्य संख्या मतलब कि वो संख्या नहीं कटेगा, ठीक है। कटने का मतलब जैसे कि 2 हो गया, नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा 2 से, 5 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा 3 से, मतलब जो वैसा मतलब 2 संख्या है जो अभाज्य से है, मतलब वो भाज्य नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो मान लेते हैं कि क्या 2 3 है, ये नहीं कटेगा। चलो मान लो एक एग्जांपल देते हैं, 1/2 प्लस 1/3, ये क्या है, अलग अलग संख्या है ना, इसका एलसीएम निकालना है तो क्या करोगे, दोनों को गुना कर दोगे, 2 3 6, यही ना करते हैं। जब दोनों नहीं कटने वाला रहता है तो क्या करते हैं, हम दोनों को गुना करते हैं, तब एलसीएम निकालते हैं। सेम उसी प्रकार बोल रहा है कि ए और बी नहीं कटने वाला है, तो मान लो ए बी की जगह पर 2 3 रहता तो क्या करते, गुना कर देते, ठीक है ना, दोनों को, तो क्या होता 2 3 6, मान लो 5 और 7 रहता तो क्या करते इसका एलसीएम, दोनों का 7 × 5 = 35, गुना कर देते। सेम उसी प्रकार ए और बी दे रखा है कि ये भी किसी से नहीं कटने वाला है, जैसे कि 2 3 था ना, 5 7 है, सेम उसी प्रकार यहाँ पे ए और बी दिया है, ठीक है, ये किसी से कटने वाला नहीं है। तो बोल सकते हैं कि एलसीएम क्या होगा इसका, दोनों को गुना कर देंगे तभी तो निकलेगा ना एलसीएम, ठीक है। तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। बोले तो ए बी दोनों को गुना कर देंगे तो हम लोगों का लॉसा निकल जाएगा, बोले तो एलसीएम, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखो तो ये भी बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान है। देखो इसको करते हैं, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि प्रायिकता का मान जब भी आएगा ना 0 से 1 के बीच में ही आएगा। अगर 0 से कम आता है या 0 से बड़ा तो वो गलती है, तुम्हारा प्रायिकता गलत है, ठीक है, उसका आंसर गलत है। देखो प्रायिकता का एक ध्यान रखना, उसका लिमिट होता है 0 से PE 1, ये हमेशा ध्यान रखना अपने माइंड में, और ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कि प्रायिकता है ना, उसका प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में ही आएगा, ये फैक्ट है, ठीक है। तो ये 0 से 1 के बीच में, तो देखो 1/3 बोल रहा है, तो ये प्रायिकता का मतलब वैल्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो चलो 1 में 3 से भाग दो तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा, तो ये 3 × 9 एक आएगा, फिर पॉइंट के बदला में 0, यहाँ 3 × 9, सेम प्रोसेस चलता रहेगा, मतलब 0.3333 ऐसे करके आता रहेगा, मतलब कि यह 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो यह प्रायिकता का वैल्यू हो सकता है। लेकिन 0.3 देखो 0. ये भी क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, मतलब यही प्रायिकता का वैल्यू हो सकता है। और ये 33% बोल रहा है, तो 33% को भिन्न में बदलोगे फ्रैक्शन में तो क्या हो जाएगा, 33% के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, बटा में 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, इसको भी
सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा, समथिंग आ जाएगा। मतलब ये भी क्या 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है 6 बटा मतलब 7/6, तो 7 में 6 से भाग दो तो क्या होगा 6 एकम 6, बोले तो एक ये कितना 0.0 डालेंगे 1 4 6 4, मतलब ऐसे क्या देखो इसका वैल्यू 1 से बड़ा गया 1.1, मतलब ये प्रायिकता का वैल्यू नहीं हो सकता, मतलब ये प्रायिकता नहीं हो सकता कभी नहीं, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में ही रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये प्रायिकता नहीं हो सकती पूछ रहा है, तो प्रायिकता नहीं हो सकती में डी ऑप्शन सही है। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कितना 11 नंबर क्वेश्चन। और वीडियो को जितना पॉसिबल हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके, बिकॉज जो भी 10th में है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट इस वीडियो से क्या करते हैं वो हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सो ट्राई टू शेयर एज मच एज पॉसिबल, ओके, सो हेल्प दिस, ओके। तो हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो गाइस ये है अपन लोग का 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं इसको। देखो 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या 2.13113111113 मतलब ऐसे दे रखा है। ठीक है ना, तो बोल रहा है इसमें से क्या है पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। देखो ये क्या है, ये एक नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है संख्या है। देखो क्योंकि यहाँ देखो ये 1 3 है यहाँ पे, फिर उसके बाद 1 1 3 है, फिर यहाँ पे 3 1 है और 1 3 है, यहाँ पे 4 1 है और 1 3 है, मतलब कि यह संख्या क्या है अपरिमेय संख्या है। अगर इस प्रकार का कोई भी मतलब संख्या होता है कि रिपीट नहीं करता है, वह बढ़ते ही जाता है। देखो यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 1 1 3 है, फिर यहाँ पे 3 1 हो गया, फिर 4 1, ऐसे कर करके यह नॉन टर्मिनेटिंग है, बोले ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, रुक नहीं रहा है, मतलब ये जाते ही रह रहा है, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। अगर यही रुक जाता है कहीं पे, ठीक है ना, तो ये परिमेय संख्या कहलाता है, बट ये क्या है अपरिमेय संख्या, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि सअभाज्य संख्याओं का मशक क्या होता है। देखो सअभाज्य संख्या बोले तो वैसा संख्या जो स्वयं कटे या खुद से कटे, इसका मतलब क्या होता है, तो देखो मान लो 3 कोई संख्या है, 3 है और 5 है, तो 3 को तुम क्या चीज़ से काट सकते हो, ये 1 से काटोगे या 3 से कटेगा, यही नहीं कर सकते हो। देखो या 5 ले लो, तो 5 को क्या चीज़ से काट सकते हो, 5 से काट सकते हो या फिर 1 से काट सकते हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं सअभाज्य। ठीक है, तो मान लो कि 3 5 तुम्हारा कोई 2 संख्या है, तो इसका मौसक क्या होगा, मौसा ही नहीं पूछ रहा है, हाँ मौसा, तो मौसा क्या होगा, तो मौसा जो दोनों में कॉमन होता है, तो मान लो 3 में क्या चीज़ कॉमन होगा और 5 में, तो एक चीज़ कॉमन होगा क्या, तो 3 में 1 है और 5 में 1 है, तो ये दोनों 1 है ना, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। मतलब दोनों में जो कॉमन होगा ना दोनों संख्या में, वही तुम्हारा क्या होगा HCF होगा। HCF का मतलब कॉमन क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो HCF मतलब कि वो कॉमन क्या है दोनों संख्या में, तो एक ही कॉमन होगा। कोई भी सअभाज्य संख्या ले लो, कोई भी 2 सअभाज्य संख्या, उसका क्या होगा, उसका HCF 1 ही आएगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में क्या होगा। देखो धनात्मक कहने का मतलब क्या, धनात्मक कहने का मतलब धनात्मक पूर्णांक का मतलब जो भी संख्या है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 जो भी गिनती की संख्या है, या फिर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके जो भी संख्या है ना सब क्या है पूर्णांक है, बट उसमें क्या होता है 2 संख्या होता है, धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। धनात्मक क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 ऐसे करके जो भी नंबर है वो धनात्मक है, वो धनात्मक पूर्णांक, और माइनस में होगा -1 -2 -3 -4 ऐसे करके ये ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो हमको बोल रहे हैं धनात्मक विषम, धनात्मक भी विषम जैसे कि क्या होगा तुम्हारा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे क्या है विषम है, विषम संख्या। तो इसको अगर m कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उसका जो फॉर्म बनेगा विषम संख्या के एक जनरल फॉर्म, सामान्य फॉर्म, वो क्या बनेगा, तो देखो तुम इस पे कोई भी मतलब 1 डालो, 1 2 3 ऐसे पुट कर करके देखो, जो अगर विषम संख्या आ जाएगा तो वही उसका रूप होगा, अगर सम आएगा तो वो नहीं होगा। हमको विषम पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लो इस m की जगह पे 1 डालते हैं तो क्या आएगा, तो ये हो गया 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 6 क्या है सम संख्या है, तो सम संख्या हमको नहीं लेना है, तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल गलत। m 4m + 4 है, तो यहाँ पे m की जगह पे 1 डालो,
क्योंकि धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, तो धनात्मक पूर्णांक में हम 1 2 3 4 5 6 मतलब प्लस वाला जो भी नंबर हम डाल सकते हैं। तो m की जगह पर 1 डालेंगे तो क्या जाएगा, 4 में 1 से गुना करें तो 4 ही रहेगा और +4 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 क्या है, सम संख्या, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और देखो c बचा, तो c में 1 डालो, तो 1 डालेंगे क्या होता है, 4 में 1 से गुना तो 4 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। देखो 5 आ गया ना, तो 5 क्या है, विषम संख्या है। ठीक है ना, तो विषम पूर्णांक है, तो ये हो जाएगा। बिकॉज देखो यहाँ पे 2 डाल के देखो, तो 4 दूना 8 और 1 9, तुम्हारा 9 आ गया। 9 भी क्या है, विषम है। फिर 3 डालो, 3 चौका 12 और 1 13, तो 13 भी तुम्हारा विषम, मतलब ये सामान्य फॉर्म हो गया क्या चीज़, विषम पूर्णांक का। ठीक है, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो 4m + 1 बिल्कुल तुम्हारा सामान्य क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद कैसा होता है, समथिंग इस फॉर्म में होता है, ax + b = 0 के फॉर्म में होता है ना जी, रैखिक समीकरण। ठीक है ना, रैखिक बहुपद बोल रहा है, चलो बहुपद तो = 0 नहीं करेंगे, तो ये बहुपद है। मान लो इसका शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, तो x = क्या निकलता है, x = का मान कितना आएगा, देखो x है, प्लस b इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x = -b/a। तो a का कितना वैल्यू आया, एक वैल्यू आया। तो हमेशा याद रखना कि रैखिक समीकरण में x का हमेशा एक ही वैल्यू आएगा, मतलब कि उसका शून्य सिर्फ एक ही हो सकता है। ठीक है, रैखिक बहुपद में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही है, क्योंकि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1 होता है। और द्विघात बहुपद में अगर बाय द वे यहाँ पे क्या हुआ, बाय द वे यहाँ पे बहुपद में द्विघात बहुपद दे दे, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा, और त्रिघात बहुपद में 3 हो जाएगा, चतुर्थघात बहुपद में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा अपने माइंड में। ठीक है, कि रैखिक समीकरण का शून्यकों की संख्या 1, जितना मतलब घात रहे ना उतना ही इसका शून्यक होगा। ठीक है, तो अब बोल रहा है 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन में है 2x² - 3x - 4 - 5 का एक शून्यक है। तो शून्य का मतलब क्या, उसका x का मान निकाल दो, वही उसका शून्यक होगा। तो चलो इसको देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 2x² - 3x - 5 = 0। क्यों 0 क्यों करेंगे, क्योंकि x का मान निकाला है। x का मान निकालने के लिए हमको 0 को बराबर करना पड़ेगा। देखो इसको पहले वाले में लास्ट गुना करते क्या होता है, 15 10 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x² - 5x + 2x, ऐसे कर सकते हैं, -5 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x - 5, और यहाँ पे क्या +1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, सॉरी 2, ये x कॉमन करेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2x - 5 = 0। तो ये दोनों में कॉमन है तो कॉमन हो जाएगा, तो 2x - 5 × x + 1 = 0। तो x का मान कितना आ गया, 5/2 और -1, यही ना आया, 5/2 और -1। तो इसमें से इस दोनों में से कोई एक ऑप्शन में है क्या, देखो तो -1, तो -1 है, हाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, बी इसका आंसर बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी -1 होगा। ठीक है, क्योंकि इसका एक शून्यक पूछ रहा है, इसका 2 शून्यक है, 5/2 और -1, तो -1 दे रखा ऑप्शन है, मार दो टिक। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि px = qx × gx और px का घात 6 और gx का घात 2 हो तो px/gx का घात क्या होगा। ठीक है, देखो इसको भी सॉल्व करते हैं एकदम क्लेरिफिकेशन के साथ, एकदम जब तक समझ में नहीं क्वेश्चन बनाने में मज़ा कहाँ आएगा। देखो इसको, देखो एक ध्यान में रखना, बहुपद चैप्टर में पढ़ना था कि बहुपद में जो भी भाग देने वाला होता है ना उसका क्या होता है, थोड़ा देखो बहुपद होता है ना, बहुपद में अगर भाग कैसे दिया जाता है, तो वो ये भाज्य होता है ना, इसको बोलते हैं px। ठीक है, और जो भाजक होता है इसको बोलते हैं gx, और ये भागफल होता है इसको बोलते हैं qx। ठीक है, और जो शेषफल बढ़ता है इसको बोलते हैं rx। ठीक है, तो तुम्हारा दे रखा है क्या चीज़, ये px का घात, तो px का घात दे रखा है 4, मतलब मान लेते हैं कि px मेरा क्या है, x⁴ है, 4 घात दे रखा है तो x⁴। ठीक है, और बोल रहा है gx का घात, तो gx यहाँ पे होगा, gx का घात कितना है, x⁴, मतलब 2 घात दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भाग देंगे तो क्या होगा, इसको भाग देंगे, चलो इसको दिख रहा है कि नहीं, x² को x⁴ में x² से भाग देंगे क्या होगा, सॉरी 6 नहीं दिया हुआ यहाँ पे पावर, सॉरी यहाँ पे gx का मान px का घात 6 दे रखा है। ठीक है, 6, तो यहाँ x⁴ 6 हो जाएगा, तो x⁴ में x⁴2 से भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x⁴ से मल्टीप्लाई करना होगा, तब x⁴ 6 कट जाएगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे कितना आया, ये qx है। ठीक है,
कि अभी बताएं अभी कि इधर जो भागफल होता है इसको क्यू एक्स से दिखाते हैं। तो बोल रहा है पी एक्स को, तो पी एक्स कितना है मेरा, पी एक्स एक्स के पावर 6, अपने से एक्स मान लिया है, उसका पावर 6 दे रखा है, ठीक है, पी एक्स। तो पी एक्स है और पी एक्स में हम क्या किए, जी एक्स से कितना किए, भाग दे दिए। तो मान लीजिए जी एक्स मेरा ये है, ठीक है, जी एक्स के पावर 2 है, ठीक है, तो इसको भाग दिया तो इसका क्यू एक्स कितना है, एक्स के पावर 4। तो बोल रहा है वही कि इतना का घात क्या होगा, तो यही तो होगा भागफल। भागफल में कितना है, एक्स का पावर 4। तो इसका आंसर होगा कितना, कितना है कि नहीं ऑप्शन में, हाँ है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई होप सबको समझ में आया होगा इतना तक। और हाँ, बोल रहा है 20 बार की वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दो, प्लीज़ इसको शेयर कर दो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखकर अपना मैथ में क्लैरिफिकेशन डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सो प्लीज़ इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों में जितना पॉसिबल हो सके उतना। ओके, तो हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है 17 के बाद, ठीक है। तो गाइज ये है 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होता है। तो देखो मान लो ये क्या है, ये तो द्विघात बहुपद है ही, ठीक है ना। तो इसका मान लो कि क्या है, अल्फा बीटा इसका क्या है, शून्यक है। तो अल्फा प्लस बीटा, हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है शून्यकों का योग, ठीक है। तो माइनस बी बटा ए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो माइनस का माइनस और बी के जगह पर क्या है, तो हम लोग जानते हैं बी के जगह पर कितना -11 है। ये पहले वाला x² एक ए का गुणांक होता है, और ये क्या x b का होता है, और c क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बोले तो नियतांक होता है। देखो यहाँ पे क्या है, -11 क्या है, b का मान दिया हुआ है, तो b का मान -11 और बटा a कितना है, तो a तुम्हारा दे रखा है 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11/6 आंसर सही है। शून्यकों का योग, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा इसका शून्यक मान लो कोई भी होगा, ठीक है ना। तो इसका शून्यकों का योग कितना गया 11/6, तो 11/6 बिल्कुल सही आंसर है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2 4 एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। देखो तो इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले तुम देखो 1 मिनट, क्या रियल बोले तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय पूछ रहा है। तो मान लो यहाँ पे क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। तो इसका कितना वैल्यू हो सकता है, कितना इसका मान हो सकता है, ठीक है, एक्स और वाई का। तो देखो यहाँ से मान लो तुम कोई भी एक्स या वाई कोई भी निकाल लो यहाँ से। तो मान लो हम लोग बी वाई वाई निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा -c और -ax, तो y इक्वल टू हो जाएगा -c प्लस ax हो जाएगा बटा में b, ये हो गया। अब देखो x का मान अगर 0 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, y का मान यहाँ पे 0 डालेंगे तो -c बटा b आएगा। अगर x का मान 0 डालते हैं तो -c बटा b आएगा, और x का मान 1 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, y का मान कितना आएगा इसमें से, तो -c प्लस a बटा में b आएगा, ठीक है। अगर x इक्वल टू 1 डालेंगे तो y का मान कितना, इतना आएगा। अगर x का मान 2 डालेंगे तो y का मान कितना आएगा, तो ये जाएगा -c प्लस 2a बटा b। ऐसे करते करते हम लोग बहुत सारा मान निकाल सकते हैं x और y का। देखो x इक्वल टू 0 डाले तो y का इतना आया, 1 डाले तो y का इतना आ गया, x इक्वल टू 2 डाले तो y का इतना आ गया। मतलब कोई भी अगर क्या डालेंगे, वास्तविक संख्या डालेंगे तो इसका बहुत सारा मान हो सकता है, बहुत अनगिनत मान हो सकता है, ठीक है। इसका कोई 1 और 2 मान नहीं हो सकता, इसका बहुत सारा मान हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका x y का मान अनगिनत हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से कोई दे रखा है क्या अनगिनत, नहीं, एक दे रखा है, एक है क्या, 2 है क्या, 3 है क्या, नहीं, इसमें से अनगिनत हल हो सकता है एक्स और वाई का, ठीक है। सो दैट्स वाई क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर अनगिनत दिया रहता तो अनगिनत होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं, बिकॉज एक्स और वाई का बहुत सारा मान हो सकता है। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एवं 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 के कितने हल होंगे। देखो तो इसको भी सॉल्व करो, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, कितने हल होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना क्या बोल रहे हैं, कितने हल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या a1 a2 पहले निकालेंगे, a1 अपॉन a2। तो a1 कितना है, यहाँ पे किधर गया, a1 2 दे रखा है 2, और दूसरे समीकरण में a2 कितना है, तो 4 दे रखा है, तो इसका मान 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब b1 बटा b2 निकालो, b1 बटा b2, तो b1 कितना है,
किधर गया जी, यहाँ पे 3 दे रखा है b1, तो b1 3 और b2 कितना है, तो b2 6 है, तो 6, तो ये भी 1/2 आ गया। अब c1/c2 निकालो, तो c1 कितना है कांस्टेंट, तो 5 है यहाँ पे, और c2 कितना है, तो 15 है, तो ये आ गया 1/3, कटेगा ना, 5 3 15, 1/3 आ गया। अब देखो बोल सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब क्या चीज़, a1/a2 बराबर b1/b2, मतलब a1/a2 और b1/b2 क्या है, 1/2 1/2, मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है, बट ये क्या बराबर है, क्या नहीं है। तीसरा मतलब c1/c2 बराबर नहीं है। तो ऐसा अगर कंडीशन बनता है तो क्या होता है, ये क्या होता है, समांतर बनता है, मतलब कि इसका जो हल होता है कोई हल नहीं होता है इसका क्योंकि इसका जो क्या बनेगा, अगर इसका फिगर बनाओगे बोले तो ग्राफ, तो कुछ इस प्रकार का समांतर आ जाएगा, ठीक है, और समांतर आ जाएगा तो इसका जब दो रेखा कटेगा ही नहीं तो मान कहाँ से आएगा, इसका मान नहीं होगा, इसलिए इसका कोई मान नहीं होगा, कोई हल नहीं, ठीक है, तो इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब डी बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल डी सही है। अनगिनत हल कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आए नहीं, अनगिनत के लिए तीनों बराबर हो जाता, बोले तो a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर तीनों बराबर होता तो क्या होता, अनगिनत होता। अगर a1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर पहले ही ये दोनों ना बराबर होता तब इसके लिए बोल सकते कि अद्वितीय हल होगा, मतलब कोई एक हल हो सकता है, लेकिन 3 ऐसा कोई ऑप्शन मतलब होता ही नहीं कंडीशन 3 के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब 20 नंबर देख रहे हैं, यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत है तब इनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। देखो जब भी संगत के लिए 2 कंडीशन होता है, जब एक हल हो, जैसे कि ये देखें ना अभी a1/a2 b1/b2 इक्वल टू मतलब c1/c2, ठीक है, अगर क्या पहला मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर पहले ही में दोनों बराबर ना हो तब उसको बोलते हैं क्या है, एक हल होगा, अद्वितीय हल, तो वो क्या कहलाता है, संगत, जिसमें मान निकल जाए उसको संगत बोलते हैं। तो मान 2 कंडीशन में निकलता है, जब ये दोनों नॉट इक्वल टू 0 मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तभी एक हल होगा। अगर तीनों बराबर हो जाए तभी क्या होता है, उसका बहुत सारा मान निकलता है, ठीक है, बहुत सारा मान निकलता है, बोले तो वो क्या होता है, संगत होता है। तो संगत के लिए 2 कंडीशन होता है, तो पहला क्या होता है, प्रतिच्छेदी, जब रेखा एक दूसरे पर क्या करेगा, 2 रेखा एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेगा कहीं पे तो उसका एक मान निकलेगा, या फिर संपाती, मतलब जब एक रेखा ऑलरेडी है और उस पर भी मतलब एक रेखा क्या है ऑलरेडी यहाँ पे है और एक रेखा इसी पर आकर मिल जाए तो इस पर बहुत सारा मान निकल जाता है, तो इसी के लिए बोलते हैं कि दोनों में क्या होता है, मान निकलता है, और दोनों कंडीशन को बोलते हैं संगत है, ठीक है। तो इसको रिवीजन कर लेना सब, इससे क्वेश्चन आना तय है, ठीक है, सो इसको रिवीजन कर लेगा सब। तो इसका सही आंसर होगा क्या चीज, प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों सही होगा, ठीक है। तो इसमें कौन है, दोनों एक साथ में प्रतिच्छेदी और समाती मतलब संपाती, देखो समांतर तो नहीं होगा और हमेशा प्रतिच्छेदी, तो एक ऑप्शन हमेशा प्रतिच्छेदी मतलब प्रतिच्छेदी भी होगा और संपाती भी होगा, तो दोनों में मतलब दोनों ऑप्शन एक में होगा तभी ना उसको मारेंगे। तो क्या प्रतिच्छेदी और समांती संपाती, ये डी ऑप्शन में बिल्कुल दिख रहा है दोनों, तो इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है, किसी एक को हम नहीं मार सकते बिकॉज यहाँ पे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, मतलब तो इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, प्रतिच्छेदी और संपाती, क्योंकि संगत के लिए क्या होता है, यही होता है, संगत दो कंडीशन होता है, दोनों कंडीशन बता दिए, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल डी सही है। अब देख रहे हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक इतना 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 है तो उसके केंद्र का नियामक क्या होगा। देखो वेट 1 मिनट, क्या दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है, ठीक है, एक वृत्त है, ठीक है, और केंद्र से होकर इसका व्यास जाता है, ठीक है, तो इसके सिरों का क्या चीज नियामक दिया हुआ है, तो पहला सिरा है कितना 2 3, इसका मान लेते हैं इसका 2 और 3, ठीक है, और इसका है कितना -6 और 7, तो बोल रहा है केंद्र का नियामक क्या होगा, तो केंद्र पूरा बीचों बीच पूछ रहा है, ठीक है ना, पूरा बीचों बीच केंद्र पे, तो x क्या होता है मिडिल पॉइंट निकालने का फॉर्मूला, मध्य बिंदु निकालने का, तो x1 प्लस x2/2 होता है ना, तो क्या होगा x1 कितना है 2 प्लस ये माइनस हो तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -6/2 कितना हो जाएगा -4/2, बोले तो -2 होगा x इक्वल टू, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा y1 प्लस y2/2, मतलब कि y1 कितना है 3 और प्लस 7/2, बोले तो
10/2 बोले तो 5 आ गया। तो x इक्वल टू एक्स वाई का नियामक कितना आ जाएगा, तो -2 और 5। तो -2 और 5 किस में दिख रहा है, देखो तो -2 और 5, तो -2 और 5 ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आई होप 21 तक तो सबको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। तो देखो 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ समांतर BC यदि AP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PB इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, AQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और QC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो तो x का मान क्या होगा। देखो यह प्रमेय नंबर 1 पे क्वेश्चन आधारित है। ठीक है, बोले तो थेल्स प्रमेय पे आधारित यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले बोल क्या रहा है उसको पहले करो, ठीक है ना। तो जो बोल रहा है त्रिभुज बनाने के लिए वो बना पहले। तो क्या होगा, ये एक त्रिभुज बोल रहा है बनाने के लिए। ठीक है, और ये त्रिभुज क्या है, ABC है, और AB पे कोई बिंदु P है और AC पे कोई बिंदु Q है। जो PB बन रहा है ना, PB वह BC के समांतर है। देखो PB है ना, वह BC के समांतर है। PQ BC के समांतर है। तो देखो ये इसमें एक कंडीशन होता है कि जब भी दो भुजाओं को अगर कोई बिंदु काट रहा है, ठीक है ना, तो वो जो रेखा बनता है वह तीसरी भुजा का समांतर होता है। ठीक है, तो अगर क्या है, यह PQ समांतर है BC, तब इसका जो अनुपात होगा ना यह बराबर हो जाएगा। मतलब कि AP बटा में PB बराबर QC AQ बटा में QC, यही होता है। ठीक है, तो अब देखो जो भी मान दिया रखा है यहाँ पे डाल दो। चलो इसको मिटाते हैं, पहले बाद में लिख देंगे। क्या AP क्या है, तो AP दे रखा है कितना, AP 3 सेंटीमीटर। PB कितना है, तो PB दे रखा है 2 सेंटीमीटर। AQ कितना है, तो AQ है 6 सेंटीमीटर, और ये है QC 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कटा, क्या होगा 3x इक्वल टू 6 दूना 12, तो x इक्वल टू कितना 3 चौके 12, मतलब 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना होगा, x का मान कितना, तो 4 सेंटीमीटर। तो इसमें है क्या 4 सेंटीमीटर, हाँ। तो देखो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, कितना 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आप देखो 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 हो तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखो आई थिंक यह जो क्वेश्चन दे रखा है यह प्रमेय 7 से आधारित क्वेश्चन दे रखा है। उसमें होता है, उसमें क्वेश्चन में वह प्रमेय में होता क्या है, प्रमेय 7 में होता है कि दो त्रिभुज के संगत भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, वेट करो 1 मिनट। ठीक है ना, तो इसमें मान लो क्या है, पहले त्रिभुज का दो त्रिभुज होगा, कोई त्रिभुज दो है। ठीक है ना, मान ले पहले का क्षेत्रफल, इसको डेल्टा मान लेते हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल Δ1, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल Δ2 का क्षेत्रफल, और पहला का ऊंचाई का निकालना है ना, ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है ना, तो पहले वाले का त्रिभुज का ऊंचाई मान लेते हैं H1 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये भुजा का स्क्वायर, ये प्रमेय नंबर जो 7 करा होगा, जो किया होगा प्रमेय 7, उसी को समझ में आएगा यह क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा H2 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, अनुपात कितना दे रखा है, दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 9:4, तो क्षेत्रफलों के अनुपात की जगह पर 9:4 डाल देंगे, और ये H1 और बटा H2 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर दोनों में है तो पूरा का कर देंगे। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा, तो H1 अपॉन H2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 9/4, और ये निकलेगा रूट से तो क्या होगा 3/2, मतलब H1 का अनुपात H2 का अनुपात 3:2 बिल्कुल सही होगा। तो है क्या 3:2 है आंसर में, तो ऑप्शन बी में तो दिख रहा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज PQR में यदि PQ इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर हो तो त्रिभुज में कौन सा कोण समकोण होगा। देखो यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आसान है, अगर तुम इसको समझ पाओ तो। देखो इसमें बोल रहा है क्या, इसको देखकर तुमको समझ में आना चाहिए, इसको
पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। यह तुमको पाइथागोरस थ्योरम की तरह मिलता जुलता दिख रहा है। यह प्रमेय 8 में पढ़ना है, ठीक है, प्रमेय 8 थ्योरम 8 में यह पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है, और हाँ ये और एक फॉर्मूला के तौर पे तुम यूज करा होगा किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति पढ़े होगे उसमें, ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मान लो ये क्या है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें क्या पढ़े थे त्रिकोणमिति में कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यही ना पढ़े थे, एच स्क्वायर इक्वल टू, हाँ तो यही पढ़े थे। और ये कहते हैं 90 डिग्री रहता था। अब ये एच था, ये पी था, ये बी था, ठीक है। अब यहाँ पे एच के जगह पर क्या रखा है, पी क्यू। तो बोल सकते हैं कि पी से लेकर क्यू तक तुम्हारा एच है, तो ये बचा कौन, ये भाई साहब बच गया आर। तो यहाँ पे आर ही बना रहा है 90 डिग्री, तो आर बिल्कुल सही है। 90 डिग्री कहाँ पर बनेगा, एंगल आर पर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ समझना था, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदी करने वाली रेखा छूट गया वहां पे, यहाँ पे रेखा होगा, रेखा को कहते हैं। तो देखो ये क्या है, मान लो ये एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, दो बिंदु ये ले लो यहाँ पे और इसको ऐसे कर दो, खींच दो रेखा। तो क्या करा, दो मतलब वृत्त को अलग अलग कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसी रेखा को हम लोग कहते हैं छेदक रेखा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में है क्या, हाँ है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, छेदक रेखा। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अब अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे मतलब 25 से आगे, ठीक है, 25 तक हम लोगों ने कर लिया प्रथम पाली 2021 का, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। आई होप सबको समझ में आया होगा, और वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके उतना शेयर कर दो अपने दोस्तों में, ताकि इस वीडियो से सब हेल्प ले सके, ओके। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।